हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे हमारी एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 4, जो कि हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइज्म। इससे पहले हमने 3 चैप्टर देख लिए, हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और राइज ऑफ हिटलर। आज हम देखेंगे हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइज्म। तो हमने इसके शॉर्ट नोट बना लिए हैं, जिससे आपको पूरी एनसीईआरटी बुक को रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं। हमारे पहला पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन। तो deforestation of the forest is referred to as deforestation. Under the colonial rule, it become very systematic and extensive. अब डिफोरेस्टेशन क्या है? डिफोरेस्टेशन का मतलब है कि जो हमारे फॉरेस्ट है उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना। तो जब इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल था, तो यहाँ पर जो डिफोरेस्टेशन की प्रोसेस थी वो काफ़ी तेज़ी से चल रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिश पीपल थे यहाँ पर अपना मार्केटिंग करने के लिए हमारा जो फॉरेस्ट था उसको कट करके इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे। अब ये भी देख लेते हैं कि रीजन फॉर डेफोरेस्टेशन क्या है। इसके रीजन क्या थे अफ्रीका के कंट्रीज़ में या फिर रशिया में, हम सभी जगह पर देखेंगे। तो नंबर 1, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। एक पहला जो रीजन था वो था लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। इसमें पहला पॉइंट है हमारा, एज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड बेंट अप, पीसेंट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ कल्टिवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। अब जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जो फूड की डिमांड है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसी वजह से जो पीपल थे, जो पीसेंट थे, उन जो फॉरेस्ट एरिया था उसको क्लीन करके वहाँ पर कल्टीवेशन शुरू कर दिया। सेकंड है हमारा, द ब्रिटिश इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप लाइक जूट, शुगर, बीट एंड कॉटन फॉर देयर इंडस्ट्री एज रॉ मटेरियल। और जो ब्रिटिश पीपल थे वो यहाँ पर लोगों को बोलते थे कि आपको क्रॉप जैसे कि जूट है, शुगर है, बीट है, कॉटन, इस तरह की क्रॉप को आपको ग्रो करना है, जिससे हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है उसके जो रॉ मटेरियल उनका प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हो, इंडस्ट्री डेवलप्ड हो सके। तो एक ये भी रीजन था डिफोरेस्टेशन का। थर्ड हम देखते हैं, द ब्रिटिश थॉट दैट फॉरेस्ट वेयर unproductive land as they yield no revenue, no agriculture produce, cultivation was viewed as sign of progress. ब्रिटिश का जो नज़रिया था वो ऐसा था कि जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो अनप्रोडक्टिव है, वहाँ से हमें कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं कर पाते हैं। अगर हम उस एरिया को क्लीन करके वहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे तो हम जल्दी ही प्रोग्रेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ओक फॉरेस्ट इन इंग्लिश वेयर डिस्पेयरिंग, देयर वाज नो टिम्बर सप्लाई फॉर द शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया वेयर यूज टू मेक शिप्स फॉर द रॉयल नेवी। जो इंग्लैंड में जिस तरह के ट्री ग्रो होते थे, जैसे कि ओक है, वहाँ से उस तरह से ये सारी चीज़ें नहीं बन पाती थी, लेकिन इंडिया के अंदर जो ट्रीज़ थे उनसे ये सारी चीज़ें बन जाती थी। और जो शिप है या रॉयल नेवी जो थी इंग्लैंड की, उनकी जो शिप बोट जो वगैरह होती थी वो इसी तरह के ट्री से बनती थी। तो ये भी एक रीज़न था। नेक्स्ट है हमारा, लिपस ऑन द ट्रैक। पहला पॉइंट है इसमें, स्प्रेड ऑफ रेलवे रिक्वायर्ड टू थिंग्स। अब रेलवे नेटवर्क डेवलप्ड हो गया था, तो रेलवे की जो लाइन होगी उसके लिए भी जो डिफोरेस्टेशन है वो काफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन कहाँ से जाएगी, तो ट्रैक जो होगा वो फॉरेस्ट को क्लीन करके ही बनेगा। सेकंड है, वुड एज फ्यूल फॉर लोकोमोटिव्स एंड फॉर रेलवे लाइन स्लीपर। जो वुड होती थी, जो लकड़ियाँ होती थी, सूखी लकड़ियाँ, वो फ्यूल की तरह वो यूज़ करते थे। अब देखते हैं प्लांटेशन में, लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वे क्लियर्ड फॉर टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। और जो बहुत बड़ा जो एरिया था फॉरेस्ट का, वो टी के लिए, कॉफ़ी के लिए और रबर के जो प्लांट होते हैं उनको लगाने के लिए क्लीन कर दिया, ताकि जो है इंग्लैंड यहाँ पर इस तरह के टी, रबर और कॉफ़ी को काफ़ी प्रोड्यूस कर सके और इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्री में जाके उसको ज़्यादा पैसों में बेच सके। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है कमर्शियल फॉरेस्ट्री। तो पहला इसमें देखते हैं क्या है, द ब्रिटिश वेयर worried that the use of forest by local people and riskless falling of trees by traders would destroy forest, and hence invited German expert Dietrich Brandis as first Inspector General of Forest in India. जो ब्रिटिश पीपल थे वो चाहते थे कि जो फॉरेस्ट है उसको क्लीन करके यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी किया जाए, जिससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको काफ़ी प्रॉफिट हो। इसीलिए उन्होंने एक असेंबली बनाई, या फिर एक जनरल जो नियुक्त कर दिए उन्होंने फॉरेस्ट के, और उन्हीं वो जो जनरल उन्होंने नियुक्त करे वो थे डाइट्रिस ब्रांडिस, जो कि फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट भी थे इंडिया के। नेक्स्ट है, हमें देखते हैं, ब्रांडिस सेट अप द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 एंड हेल्प फार्मुलेट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865।
जो ब्रांचेस थे, फिर उन्होंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक्ट, हम जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें एक ब्रांच जो होती है वो आईएफएस भी होती है, तो उन्होंने आईएफएस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को इस्टेब्लिश कर दिया 1865 में, जो कि मॉडर्नाइज किया था 1864 में। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बार सेटअप इन देहरादून इन 1906। अब ये जो फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक और काउंसिल बनाई गई जो थी इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देहरादून में सेटअप किया था 1906 में। Scientific forestry was taught there. In the scientific forestry system, the forest with different kind of trees were replaced by plantation. Forest management plans were made by forest officials. They planned how much of forest had to be cut and how much had to be replanted. अब ये सारी चीज़ें बना दी, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना दिया और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी बना दी। तो अब जो पीपल थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिलेक्ट किए थे पीपल, उन वो डिसाइड करते थे कि इंडिया के अंदर किस तरह का फॉरेस्ट लगाना है, किस तरह के फॉरेस्ट को कट करना है और किस तरह के फॉरेस्ट को प्लांट करना है। द फॉरेस्ट एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू। अब फॉरेस्ट एक्ट आया तो उसने फॉरेस्ट को किस तरह से डिवाइड कर दिया, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक जो था वो था रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा था प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या था, दिस वेयर द बेस्ट फॉरेस्ट, विलेजर कुड नॉट एंटर दिस फॉरेस्ट। एक जो रिजर्व फॉरेस्ट था वो ऐसा फॉरेस्ट था जहाँ पे जो विलेजर्स होते थे या ट्राइबल जो पीपल हुआ करते थे वो इसके अंदर नहीं जा सकते थे। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या था या फिर विलेज फॉरेस्ट क्या था। विलेज कुड टेक वुड फॉर फ्यूल एंड हाउस बिल्डिंग फ्रॉम हेयर। ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट था या विलेज फॉरेस्ट था, वहाँ पे जो पीपल थे, विलेज के जो पीपल थे वो जा सकते थे और ट्राइबल पीपल भी उसके अंदर जा सकते थे, वो वहाँ से फ्यूल ले सकते थे। अब देखते हैं फॉरेस्ट रूल एंड कल्टिवेशन। फॉरेस्ट के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसने किस तरह के रूल बनाए और कल्टीवेशन की कैसी क्या प्रोसेस थी, तो देखते हैं। पहला है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑफ स्वीडन एग्रीकल्चर वाज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन मैनी पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो पहले जो हमारी एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन हुआ करता था वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हुआ करता था, जिसमें पहले हम एक फील्ड पे ग्रो कर लेंगे, उसके बाद हम उसको बर्न कर देंगे और कुछ दूसरी जगह पर चले जाएंगे। इस तरह की फॉरेस्ट एग्रीकल्चर देखने को हमें मिली है एशिया में भी, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में भी। The colonial forester did not favor this system as it made it difficult for the government to calculate tax. अब ये जब पीपल एक जगह से मूव करेंगे तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है या कॉलोनियल गवर्नमेंट है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह के वो सिस्टम से नाखुश थे, क्योंकि उनको टैक्स कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। जब पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे तो उनको टैक्स कलेक्ट करने में पे बहुत मुश्किल होगी। In addition, the forest officials saw it in danger of fire and also that no trees could grow on this kind of land. जब पीपल जो थे, ट्राइबल पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन में लैंड को बर्न कर देते थे, तो जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने देखा कि यहाँ पर किसी तरह के प्लांट्स को हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो इससे भी उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई और फिर उन्होंने ये पूरा जो सिस्टम था इसको चेंज किया। लिव्स ऑफ द फॉरेस्ट, पीपल इन नियर बाई विलेज डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट। आसपास के जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते थे वो पूरी तरह से जंगल हो पर ही डिपेंड थे, जो विलेजर्स के पीपल थे वो भी फॉरेस्ट पर ही डिपेंड थे। द वेरियस नीड्स ऑफ फ्यूल, फोडर एंड इवन फूड वेयर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट। ये जो पीपल थे फ्यूल के तौर पर, फूड के तौर पर, ये सारी चीज़ों पे फॉरेस्ट पर ही डिपेंड थे। एज दिस पीपल वेर नॉट अलाउड टू यूज़ फॉरेस्ट, दिस लाइफ बिकम डिफ़िकल्ट। अब इन सारे पीपल को, इंग्लैंड के जो पीपल थे उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट एक्ट लागू करके अंदर जाने से मना करा, तो इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी मुश्किल में आ गई। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हंटिंग एंड फॉरेस्ट लॉ। हंटिंग और फॉरेस्ट लॉ क्या था, तो देखते हैं। द फॉरेस्ट लॉ स्टॉप द विलेजर्स फ्रॉम हंटिंग इन द फॉरेस्ट बट इनकरेज हंटिंग एज बिग स्पोर्ट। अब फॉरेस्ट लॉ बना दिया तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जो विलेजर्स वाले पीपल थे उनको जंगल के अंदर हंटिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। दे फेल्ट दैट वाइल्ड एनिमल वेयर सेवेज, वाइल्ड एंड प्राइमेटिव जस्ट लाइक द इंडियन सोसाइटी एंड दैट इट वाज देयर ड्यूटी ऑफ सिविलाइज देम। वो ऐसा मानते थे कि जो एनिमल्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इंडिया की सोसाइटी में इसके थ्रू वो मैसेज भी देते थे कि उनको सिविलाइज करना चाहिए, उनको प्रिवेंट करने की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ऐसा ब्रिटिश पीपल बोलते थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, न्यू ट्रेड एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें क्या है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन इन ट्रेड एज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू कंट्रोल ऑफ दिस फॉरेस्ट, द मुंडरचू पीपल्स ऑफ द बर्जेलियन।
अमेजन। अब न्यू ट्रेड या न्यू बिजनेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लागू कर दिया, जिससे लोगों को काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई जॉब के लिए। वो फॉरेस्ट में एक वर्कर की तरह काम कर सकते थे। वैसे तक कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ट्रेड वाज कम्प्लीटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग अलग कंट्रियों पर रूल था, तो पूरा का पूरा जो ट्रेड सिस्टम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गवर्नमेंट थी वही हैंडल करती थी। मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फार्म्स वेर गिवन टू द सोल राइट टू ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकुलेट एरिया। और इसी का रिजल्ट ये निकला कि बहुत सारे जो यूरोपियन ट्रेडियन कंपनी थी, उन्होंने अपना जो बिजनेस है या अपनी जो प्रोडक्शन है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया को ही प्रोवाइड कर दिया था। मैनी पेस्टोरल कम्युनिटीज लॉस्ट देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। और जो बहुत सारी कम्युनिटी जो फॉरेस्ट पे डिपेंड थी, उन्होंने अपना जो जॉब थी या अपना जो खाने पीने की व्यवस्था जहाँ से करते थे वो खो दी थी। न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर द पीपल। ये जो नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए थे कॉलोनियल रूल्स वाले या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पीपल, उससे ज़्यादा कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ। उससे जो पीपल है जो फॉरेस्ट पर डिपेंड थे पूरी तरीके से, उनकी लाइफ में काफ़ी इफेक्ट हुआ। अब देखते हैं हम फॉरेस्ट रिबेलियंस। ये जो पीपल थे इन्होंने किस तरह से विद्रोह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी या कॉलोनियल रूल के, वो हम देखते हैं। तो फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंज इम्पोज अपॉन देम। जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, जो ऐसे पीपल जो जंगलों में रहते थे, जब ये सारे चेंज होने लगे तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। द पीपल ऑफ बस्टर वेर वन सच ग्रुप। उसमें से जो पीपल थे बस्टर के वो काफ़ी फेमस हुए। द पीपल हैव बिलीव दैट द लैंड वाज गिवन टू देम बाय द अर्थ एंड रिटर्न दे टुक आफ्टर द अर्थ। वो ऐसा मानते थे कि जो लैंड है वो अर्थ से मिला है और उसकी रिस्पेक्ट उन्हें करनी चाहिए। देयर कल्चर एंड सोशल लाइफ वाज कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। और उनकी जो सोशल लाइफ और जो कल्चरल लाइफ थी वो पूरी तरीके से जंगलों पे ही डिपेंड थी या उनसे कनेक्ट करती थी। द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय ध्रुवास of the Kansas forest where reservation first took place. The British sent troops to suppress the rebellion. It took them 3 months to regain control. A victory for the people of Buster was that the Barkon reservation was suspended and the area was reduced to half. और जब ये पीपल रिबेल निकाल रहे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कॉलोनियल रूल के जो पीपल थे उससे काफ़ी नाखुश थे और इनको उन्होंने कंट्रोल करना चाहा। लेकिन जो बक्सर के पीपल थे उनको रिजर्वेशन या उनकी जब बार हुआ तो उनकी लड़ाई हो जीत गए वो, और उन्होंने जो एरिया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले भी लिया। अब हम बात करेंगे चेंजेस इन जावा में, तो देखते हैं क्या है इसमें। जावा इज नाउ फेमस एज राइस प्रोड्यूसिंग आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। जावा एक जगह है जो कि इंडोनेशिया में है और वो कॉलोनियल रूल में काफ़ी फेमस थी राइस प्रोडक्शन के लिए। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड विद फॉरेस्ट। डच वेयर द कॉलोनियल्स इन जावा। लेकिन यहाँ पर भी जो पीपल थे कॉलोनियल रूल के, जो डच जो पीपल थे, उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने यहाँ का जो फॉरेस्ट था उसको काफ़ी डिक्रीज कर दिया। द कलंग्स। कलंग्स को हम देखते हैं। द कलंग्स वर स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। दे रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट डच इन 1770 बट देयर अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड। कलंगर्स जो पीपल थे वो भी कल्टर्स एग्रीकल्चर करते थे, कल्टीवेशन करते थे, वो ज़्यादातर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। उन्होंने भी मूवमेंट निकाला, रिबेलियन करा था डच पीपल के अगेंस्ट 1770 में, लेकिन उनका जो मूवमेंट था वो काफ़ी फेमस नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन जावा। तो क्या है ये? फॉरेस्ट लॉ वेयर इनेक्टेड इन जावा। जो फॉरेस्ट एक्ट था वो इंडोनेशिया में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाया। द विलेजर्स रेसिस्ट दिस लॉ। फॉरेस्ट टिम्बर वाज यूज फॉर शिप्स एंड रेलवे स्लीपर्स। जो विलेजर्स थे, जो पीपल थे, वो फॉरेस्ट लॉ जो बना दिया था उसको मानते नहीं थे, उसको एबोलिश करना चाहते थे। और जो फॉरेस्ट था उसका यूज़ शिप बनाने में और रेलवे स्लीपर बनाने में भी किया करते थे। द डच गवर्नमेंट यूज द बैलेंडाइजेशन सिस्टम फॉर एक्सट्रैक्टिंग फ्री लेबर फ्रॉम द विलेजर्स। जो डच गवर्नमेंट थी वो एक स्कीम लेके आई थी जिसका नाम था ब्लेंडन सिस्टम, जिसके थ्रू वो जो इंडोनेशिया के या अलग अलग कंट्रियों के जो पीपल थे उनसे काम करवाते थे और उनको कोई बेसिस पे नहीं करते थे, या बोल सकते हैं वो फ्री लेबर की तरह काम करते थे। अब हम आगे देखते हैं सैमन्स मूवमेंट। तो सैमन्स मूवमेंट क्या है? सैमन्स ऑफ then developing blaze question the state of ownership of forest. A widespread movement spread
They protest by lying on the ground when the Dutch came to survey it and refusing to pay taxes and perform labor. सामयिक मूवमेंट तब स्टार्ट हुआ जब डच जो पीपल थे वो जो विलेजर्स थे उनके पास जाकर उनके जो फॉरेस्ट थे उसको क्लीन करना चाहते थे और वहाँ पे उनसे लेबर की तरह काम करवाते थे। लेकिन उन पीपल ने एक मूवमेंट निकाला जिसका नाम रखा सेवन मूवमेंट, और इस मूवमेंट में जो वहाँ के पीपल थे उन्होंने ग्राउंड पर लेट कर या लाइन करके इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने टैक्स पे करने से भी मना कर दिया था। अब देखते हैं वर्ल्ड वार्स एंड डिफॉरेस्टेशन। वर्ल्ड वार और डिफॉरेस्टेशन क्या है तो देखते हैं। द वर्ल्ड वार है सम मेजर इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट। जब लड़ाई हुई फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें फॉरेस्ट पे भी देखने को मिला है। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट फ्रीली टू मीट द ब्रिटिश डिमांड्स। अब जो कॉलोनियल रूल थे जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश का, वहाँ पर ब्रिटिश की डिमांड हुई कि फॉरेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा वुड उनको चाहिए, तो ब्रिटिश की डिमांड पे जो उनकी कॉलोनियल कंट्री हुआ करती थी, जैसे इंडिया है, अफ्रीका के भी बहुत सारे उसमें कंट्री उनकी कॉलोनी थी, तो वहाँ से इनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो पीपल थे उन्होंने डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट कर दिया। द डच फॉलो द स्कॉच अर्थ पॉलिसी बाय डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स, बर्निंग logs of teak so that Japanese could not benefit from it. The Japanese forced the village to cut down forests when they occupied the area. डच पीपल जब आए तो उनका भी रिजल्ट यही था कि उन्होंने भी छोटे छोटे जो विलेजेस थे, छोटी छोटी जो कंट्रियाँ थी, वहाँ का जो फॉरेस्ट एरिया था वो क्लीन करवा दिया। और जब जापान के जो पीपल थे उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही फोर्स अप्लाई किया और जो छोटे छोटे एरिया जहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था वहाँ से फॉरेस्ट को पूरी तरीके से क्लीन करवा दिया। आगे हम बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट की, तो इसमें है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ नाउ बिकम द फोकस रेदर देन टिम्बर. It has also been realized that if forests are to survive, the local community need to be involved. अब कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन एक्ट बना दी गई जिससे फॉरेस्ट को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लोगों को भी ये फिर बातें समझ में आने लगी कि अगर उनको सर्वाइव करना है, उनकी कम्युनिटी को आगे लेकर जाना है, तो फिर ये फॉरेस्ट की जो है उसको भी इंक्रीज़ करना होगा। There are many such examples in India where communities are conserving forests in sacred groves. इंडिया में भी ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हमें देखने को मिले जहाँ पर लोगों ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। दिस लुकिंग आफ्टर इज डन बाय ईच नंबर ऑफ द विलेज एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व। और इसमें हर एक विलेज के हर एक पर्सन इन्वॉल्व हुआ करते थे। जब ये मूवमेंट निकला तो लोगों को बातें समझ में आने लगी कि जो फॉरेस्ट है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उनका काफ़ी नुकसान होगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।